ये हमारा जो y अक्ष है ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ये हमारा मूल बिंदु है O, है ना। तो यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से, यदि कोई वस्तु यहां से कोई वस्तु हमने फेंकी और प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, ये हमने फेंकी। यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u, इसका ये प्रारंभिक वेग, ये इसका स्टार्टिंग का वेग क्या था, ये इसका स्टार्टिंग वेग है u, प्रारंभिक वेग u। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, ये थीटा कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, प्रारंभिक वेग u के दो घटक होते हैं। अब यहां से प्रारंभिक वेग u के दो घटक होंगे, एक होगा आपका क्षैतिज घटक जो कि आपका ux कहलाएगा, और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक जो कि आपका uy कहलाएगा। तो ux बराबर क्या होगा, ux बराबर हो जाएगा बेटा u cos थीटा। ux बराबर होगा आपका u cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है uy, तो uy बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका uy बराबर हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। तो जो आपका प्रारंभिक वेग u था उसके दो घटक हुए ux एंड uy। ux हो जाएगा u cos थीटा, uy हो जाएगा u sin थीटा, है ना। तो हमने कोई वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका, तो वो आकाश में गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर आकर गिरती है। पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पे गिरती है, O से फेंकी और ये Q पे आके गिर गई। तो O से Q तक की जो दूरी उसने तय करी है, ये क्षैतिज दूरी है। इस दूरी को हम क्षैतिज दूरी कहते हैं। O से लेके Q तक की दूरी उसने जो तय करी है, ये क्षैतिज दूरी है। इसको क्षैतिज परास कहते हैं, क्षैतिज परास। और कितनी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कहां तक गई, यहां तक, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई थी। इसको हम h से दर्शाते हैं, ये हमारी अधिकतम ऊंचाई है। और अंतरिक्ष में जितना समय इसने लिया, अंतरिक्ष ने आकाश में जितना समय लिया वो इसका उड्डयन काल कहलाता, उड़ने का काल, उड्डयन काल। यहां से फेंका, आकाश में रही, ये रही, और फिर ये धरती पे आ गई। तो ये वस्तु धरती पे आ गई, तो कितने समय तक अंतरिक्ष में रही, वो इसका उड्डयन काल कहलाता है, जिसे हम कैपिटल T से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे क्षैतिज घटक आपके दो हो गए, ठीक है ना। ये चित्र भी आपने बना लिया। अब यहाँ पे देखो, ये इसका वेग बढ़ता गया, ये देखो, ये यहां से फेंका आपने, स्टार्टिंग में इसका वेग ज्यादा था, फिर धीरे धीरे इसका वेग ऊपर जैसे जाती गई तो इसका वेग कम होता गया, और एक स्थिति ऐसी आई कि यहाँ पे इसका वेग, अंतिम वेग इसका 0 हो गया। अंतिम वेग इसका क्या हो गया, 0। यहाँ पे आप लिख देंगे uy इज इक्वल टू 0। इसका ऊर्ध्वाधर वेग, ऊंचाई वाला वेग इसका 0 हो गया। अब यहां से ऊंचाई पे नहीं जा रही है, यहां से ऊंचाई पे नहीं जाएगी, अब यहां से नीचे आएगी। अब नीचे आना शुरू कर दिया ये, तो ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक ux cos थीटा, ठीक है ना। अब भैया देखिएगा कि यहां पे हम बात करेंगे कि एक बिंदु, इस पे हमने एक बिंदु लिया, यहाँ पे एक बिंदु हमने P लिया, यहाँ पे एक बिंदु हमने, ये एक बिंदु P लिया है। अब इस बिंदु के दो निर्देशांक होंगे, एक तो एक अक्ष वाला निर्देशांक होगा यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का हो गया, मान लो, चलो इसको भी यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का हमने मान लिया x, और यहां से यहां तक का हो गया y, ये y हो गया। यहां से यहां तक की दूरी हो गई x, और यहां से यहां तक की दूरी हो गई y। तो इसका भुज है x और कोटि है y,
है ना। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, एक्स वाई। बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई। बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक है ना। अब भैया देखिएगा इसमें कि t समय पश्चात, t समय पश्चात वस्तु का क्षैतिज विस्थापन, यह लिखेंगे चूंकि t समय पश्चात, t समय पश्चात वस्तु का क्षैतिज, वस्तु का क्षैतिज विस्थापन कितना हुआ। t समय पश्चात वस्तु का क्षैतिज विस्थापन, अब हमें विस्थापन निकालना है बेटा। तो विस्थापन का सूत्र क्या है, विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होगा बताओ, विस्थापन बराबर क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए। हाँ, नहीं, विस्थापन बराबर, देखो बेटा, वेग, वेग बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। नीचे तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो बोलो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय, विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग इन, क्या बेटा, हाँ, एक एक रहता ना, नीचे एक रहता है, जैसे 5/1 रहता है ना, एक एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, तो एक का गुणा विस्थापन में करेंगे तो वही विस्थापन एकम विस्थापन, एक का है ना, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग इंटू समय। अब देखो टी समय में, जैसे आपने यहां से कोई वस्तु फेंकी, यहां से आपने कोई वस्तु अंतरिक्ष में फेंकी, और टी समय कोई सा भी हो सकता है, 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद, तो टी समय कोई सा भी हो सकता है। टी समय मतलब आपका 5 सेकंड है कि 10 सेकंड है, तो मान लो टी समय, मान लो 10 सेकंड, 10 सेकंड में वस्तु कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, पी पे पहुंच गई, तो टी सेकंड में, टी सेकंड में चली, टी सेकंड में वस्तु द्वारा कितना विस्थापन हुआ, क्षैतिज विस्थापन, यहां पहुंच गई, तो यहां से यहां तक कितना चला, यहां से यहां तक का कितना विस्थापन हुआ, एक्स विस्थापन हुआ, एक्स विस्थापन हुआ, यहां से यहां तक वस्तु आ गई, ये यहां से हमने ये क्षैतिज, क्षैतिज विस्थापन, क्षैतिज विस्थापन कितना है, ये y तो आपका ऊर्ध्वाधर विस्थापन है, y कौन सा है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, अपन y नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने यहां लिखा क्षैतिज, तो वेग, वेग कितना बेटा आपका, क्षैतिज वेग, यहां पे हमने आपको लिख के बताया था कि क्षैतिज वेग क्या हमारा u cos थीटा है ना, क्षैतिज वेग हमारा हो जाएगा u cos थीटा, वेग की जगह क्या आ जाएगा, u cos, और समय, समय हमारा क्या था, t, समय हमारा t, तो t आ जाएगा गुणा में t, समय आ गया हमारा t, है ना। अब गुणा वाली चीज कहां थी बेटा, बटे में, वो गुणा वाली चीज बटे में आ जाएगी, ये पूरा गुणा वाला है ना, ये बटे में आ गया, ये t, ये हो गया हमारा समीकरण 1, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है ना। अब देखिएगा भैया कि इसका जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित होता है। जैसे वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर की ओर जाती है तो पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींचती है, पृथ्वी कोई वस्तु अपन ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी उसको नीचे खींचती है, यानी कि जी काम करता है, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जी क्या करता है, जी क्या करता है, उसकी रफ्तार को कम कर देता है, उसको नीचे की ओर खींचता है। तो इसलिए यहां लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, चूंकि वेग का,
वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा बेटा, u sin थीटा, है ना। ऊर्ध्वाधर घटक गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी से, गुरुत्वीय त्वरण जी से प्रभावित होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है ना। क्योंकि जी का मान जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो जी का मान कम होता जाता है। जी जैसे जैसे ऊपर जाते, कोई वस्तु आप ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक। और ऊपर से कोई वस्तु जब नीचे आती है तो जी का मान धनात्मक हो जाता है, क्योंकि ऊपर से कोई वस्तु नीचे आती है तो जी का मान बढ़ता है, और नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान घटता है। तो जब ऊपर फेंकेंगे तो जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। चलिएगा, तो अब देखिएगा भैया, जो आपका अब इसमें जो वेग ऊर्ध्वाधर घटक है आपका, है ना। अब देखिएगा इसमें, अब हम लिखेंगे कि इसलिए टी समय में, टी यहां लिखेंगे बेटा, जैसे यहां लिखा, यहां लिखा ना आपने, यहां जो लिखा है वो यहां लिखेंगे। देखो, यहां लिखा आपने टी समय पश्चात वस्तु का क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज हटा देंगे, क्षैतिज हटा देंगे, यहां लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, सूत्र तो यही आएगा, बस यहां बदल जाएगी संख्याएं, ये बदल जाएंगी बेटा। देखो, सूत्र तो ये रहेगा, विस्थापन, तो विस्थापन, जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है बेटा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कितना विस्थापन हुआ, बताओ, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y, तो यहाँ पहले x आया था, क्षैतिज विस्थापन यहां से आता, क्षैतिज विस्थापन x था, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y, तो y बराबर वेग कितना है, तो वेग आपका वेग क्या था आपका, जो आपका वेग बोलिए क्या था, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू ओ टी, या टी आ जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर वेग लेंगे, ये वाला, ये आ गया, है ना। अब भैया इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इतना होना चाहिए था, नियम से तो इतना विस्थापन होना चाहिए था, मगर इतना विस्थापन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ने उसको, उसकी रफ्तार कम कर दी, पृथ्वी ने उसको नीचे की ओर खींचा, पृथ्वी ने उसको नीचे की ओर खींचा। तो यहां पर हमें जो आपका ये सूत्र है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये रेखिक गति का है। कौन सी गति का बेटा, रेखिक गति का। इसमें हाँ, अभी अपन अपन गुरुत्वीय गति हो रही है, यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर जा रही कोई वस्तु, तो ए क्या है आपका त्वरण, मगर यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आएगा, गुरुत्वीय त्वरण आएगा। अब वस्तु को अपन ऊपर फेंक रहे हैं तो जी का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु जब ऊपर जाती है तो जी कम होता है, ऋणात्मक। और यू क्या है, यू आपका, यू तो आपका यू थीटा, देखो यू साइन थीटा, यू बराबर क्या, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, और इंटू में टी, तो इंटू में टी है, देखो आप टी है, फिर टी है, फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपनी हो गई समीकरण। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे बेटा, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हमने समीकरण 1 देखी थी, उसमें टी का मान जो था वो यहां रख देंगे। समीकरण 1 से ये लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से टी का मान, समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो बोलो u साइन थीटा इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एक्स बटे यू
कॉस थीटा 1/2 जी, टी की जगह x बटे यू कॉस थीटा, इस पूरे का मान 2। टी का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बिल्कुल कर दिया, टी का मान पुट हो गया साहब, है ना। अब देखिएगा कि इसके बाद में क्या होता है कि ये u से तो u कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या हो गया बेटा, ये x को पहले लिख दो, है ना, और ये क्या है साइन, देखो x तो लिख दिया, x लिख दिया, और साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है बताओ, साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ऊपर, हाँ क्या होता है, बिल्कुल सही बोले, क्या, टेन थीटा, साइन थीटा बटे, हाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है बेटा, टेन थीटा, है ना। अपन ने 10वीं में ये सवाल करे थे। चलो माइनस आ गया, माइनस लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। अब आपका ये आ जाएगा 1/2, नहीं नहीं, ये साइन थीटा का सूत्र है बेटा, ये देखो, इधर इधर बता देता हूं, ये देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट कॉट थीटा, इसका उल्टा, कास ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। आप चाहो तो सिद्ध भी कर सकते हैं, देखो साइन का क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, कास क्या होता है, बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, वो नीचे का कर्ण, नीचे का कर्ण कट गया, देखो कर्ण से कर्ण, ऊपर क्या रह गया, नीचे क्या रह गया, लंब बटे आधार क्या होता है, सही है ना। तो ये सूत्र है यहाँ पे, तो देखो ये x, ये हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, देखो बटे में आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा सवाल, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने y का मान निकाला, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे और लिख देंगे कि भैया अब ये जो हमने इस समीकरण की तुलना हम परवलय के समीकरण से करेंगे, ये जो मैंने समीकरण लिखा इसकी तुलना में एक परवलय के समीकरण से करते हैं। देखिएगा क्या है आपका, पहले तो यहां लिख लो, y बराबर क्या आया, x टेन थीटा माइनस जी और नीचे 2u² कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये आपकी समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 की तुलना, इस समीकरण 3 की तुलना हम परवलय के समीकरण से करते हैं। परवलय का समीकरण क्या होता है बेटा, देखो परवलय का समीकरण में लिख रहा हूं, परवलय का समीकरण होता है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये परवलय का समीकरण है। देखो आप तो, है ना, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर यहां पर एक से ए की जगह कौन है, ए की जगह टेन थीटा है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, और बी की जगह कौन है, देखो ऋण, तो ऋण इसमें भी है और इसमें भी है, और बी की जगह कितना है, बी की जगह जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो समीकरण, इस समीकरण का जो स्वरूप है, समीकरण 3 का स्वरूप परवलय के समीकरण के समान है, समीकरण 3 का स्वरूप परवलय के समीकरण के समान है, इसलिए सिद्ध होता है
इसलिए सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। इसलिए सिद्ध होता है कि प्रक्षेपी वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये परीक्षा में आने के चांस ज्यादा है, इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो इसको दो दो तीन तीन बार करना बेटा, दो दो तीन तीन बार करेंगे ना तो ये अपने को कंठस्थ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जितनी बार अपन करते हैं वो चीज अपने को उतनी ज्यादा कंठस्थ होती है। ये आएगा बेटा, या तो 4 या 3 नंबर में आएगा, 3 या 4 नंबर का प्रश्न बनता है। और अच्छा प्रश्न है, प्रश्न भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो, अब बेटा हमने ये सिद्ध करके दिखाया आपको। अब इसके बाद में बेटा उड्डयन काल का अपन व्यंजक ज्ञात करेंगे। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप्य गति के लिए उड्डयन काल, प्रक्षेप्य के उड्डयन काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आएगा आपका कि भाई प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं और प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको बताया ही था, प्रक्षेप्य गति को हम कैसे परिभाषित करेंगे? प्रक्षेप्य गति, जब किसी वस्तु को ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज, ये मूल बिंदु, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंकते हुए, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो वापस यहीं पे आ जाएगी। ये तो जैसे ये सीधी गई और वापस नीचे आएगी तो यहीं पे आके गिरेगी। ये तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंकते हुए किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंकते हुए किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु की इस गति को वस्तु की इस गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं, है ना। अब ये तो आपका कौन सा घटक है? ये आपका है क्षैतिज घटक, u x इज इक्वल टू u cos थीटा। ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा, ठीक है ना। अब ये आपका, हमें क्या निकालना बेटा? हमें इसका उड्डयन काल निकालना है ना। हमें इसका उड्डयन काल निकालना है कि कितने समय लगा इसको वापिस धरती पे आने में। यहां से फेंका तो यहां से हमने इसको फेंका तो भाई यहां से यहां तक आने में कितना समय इसने लिया, है ना। तो देखो यहां से फेंकेंगे हम इसको तो ऊपर जाती जाएगी, ऊपर चलती गई और यहाँ पे आके एक बार ये क्या होता है कि यहाँ पे आके रुकती है। रुकने के मतलब यहां से यहां तक आने में जितना समय इसको लगा, बिंदु O से बिंदु P तक आने में जितना समय लगा उतना ही आधी दूरी तय कर ली। अब यहां से रुकी, यहां पे रुक गई है, इसका वेग 0 हो गया। यहाँ पे यू वाई बराबर 0, यहाँ पे इसका अंतिम वेग 0 हो गया। अब वापिस इसने नीचे आना शुरू करा, अब इसका वेग फिर बढ़ने लगा। देखो पहले तो वेग घटता गया और यहाँ पे आके 0 हो गया। अब यहां से नीचे आने लगी, अब वेग वापस बढ़ने लगा यहाँ पे आ गई। तो यहां से यहां तक जाने में जितना समय लिया, यहां से यहां तक आने में जितना समय लेगी वो बराबर होगा यहाँ पे आने में। अगर यहां से यहां तक आने में उसको t1 समय लगा और यहां से यहां तक आने में इसको जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना समय आने में लगेगा, यानी कि t1 और ये भी t1, तो टोटल समय कितना हो गया? 2t1। जितना समय यहां तक आने में लगा, आधी दूरी तय करने में जितना समय लगा उतना ही समय आधी दूरी तय करने में फिर लगेगा, ठीक है ना। तो हमें निकालना है इसका उड्डयन काल।
तो देखिएगा बेटा, उड्डयन काल को भी हम परिभाषित करेंगे, है ना। तो देखिएगा अब कि भाई कोई वस्तु जो है प्र, प्र, मतलब प्रक्षेप्य वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई P तक जाने तथा अधिकतम ऊंचाई से प्रक्षेपण तल में स्थित बिंदु Q तक आने में जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है ना बेटा। चलो अब भैया देखिएगा कि इसमें इस सवाल को हम करने जा रहे हैं आपके सामने। तो अंतिम वेग तो इसका हो जाएगा 0। तो चली गई दूरी प्रक्षेप्य बिंदु से अधिकतम ऊंचाई P तक जाने में लगा समय T है। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 0 U साइन थीटा माइनस T U साइन थीटा। यहां पर बेटा देखिएगा ध्यान से कि T समय में उसके द्वारा जो चली गई दूरी है ना, T समय में जितनी दूरी वो चलता है T, देखो देखो भैया, गति का प्रथम समीकरण देखिएगा बेटा। गति का प्रथम समीकरण क्या है बेटा? गति का प्रथम समीकरण बताइए। गति का प्रथम समीकरण बताइए बेटा अर्चना। हाँ, वेरी नाइस। V बराबर U प्लस AT। वेरी नाइस। अब देखो बेटा, यहां पर ये रेखिक, ये जो समीकरण है ना बेटा, रेखिक समीकरण का है। अपनी जो यहाँ पे गुरुत्वीय है, गुरुत्वीय गति हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु अंतरिक्ष में फेंक रहे हैं, हम आकाश में फेंक रहे हैं। तो पृथ्वी या पृथ्वी त्वरण, जब भी कोई वस्तु ऊपर जाती है तो जी काम करता है। तो यहाँ रे, ये रेखिक त्वरण है, मगर रेखिक त्वरण की जगह पृथ्वी त्वरण लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी, और वो भी माइनस का। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो जी ऋणात्मक होता जाता है ना बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो है, ये जो अंतिम वेग, ये वस्तु को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक, कौन सा घटक बेटा? ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई। ये आएगा आपका यू वाई, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है तो ऊर्ध्वाधर घटक काम करेगा यू वाई, है ना। तो अब v आपका क्या है? इसका अंतिम वेग बिंदु P पे, बिंदु P पे, है ना। बिंदु P पे जो इसका अंतिम वेग है वो अपन निकालेंगे। तो इसका अंतिम वेग तो क्या हो गया? 0 हो गया। यू वाई कितना बेटा? यू वाई आपका यहां से U साइन थीटा माइनस GT, है ना। अब क्या करेंगे बेटा? ये माइनस का GT उठ के इधर आ जाएगा। तो माइनस का जब उठ के इधर आएगा तो धन का हो जाएगा U साइन थीटा। तो T बराबर कितना हो गया बेटा? T बराबर हो गया U साइन थीटा बटे G। ये T का मान आ गया। T का मान कितना आया बेटा? U साइन थीटा G। ये T का मान आ गया। यानी कि बेटा यहां से बिंदु O से जब हमने प्रक्षेपीय वस्तु को आकाश में फेंका तो O से P तक जाने में, O से P तक जाने में लगा समय T है। इतना समय यहां से यहां तक जाने में लगा, और इतना ही समय P से O तक आने में लगेगा। तो भैया टोटल समय कितना हो जाएगा उसका? टोटल समय O से P तक आने में कुल समय कितना हुआ? कुल कुल समय हो गया T और T। धरती देखो, धरती से फेंका, वापिस धरती पे आई,
तो यहां से यहां तक आने में टी लगा, फिर यहां से आने में टी लगा, तो टी प्लस टी। समझ गए ना? समझ गए बेटा? है ना? जैसे मान लो यहां से फेंका और यहां तक आने में उसको मान लो 20 सेकेंड लगे, तो यहां से यहां तक आने में 20 सेकेंड, फिर वापस धरती पे आने में 20 सेकेंड लगेंगे। 20 प्लस 20 हो गए 40। तो टी प्लस टी, टी कुछ भी हो सकता है, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, कह नहीं सकते। अब यहां लिखेंगे अपन कुल समय, कुल समय बराबर टी प्लस टी। अब कुल समय को तो कैपिटल टी से दर्शा देंगे, कुल समय यानी कैपिटल टी। तो टी प्लस टी कितना हो गया? 2t, 2 बार टी, टी ओ टी, 2t। अब इस टी की जगह, इस टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? टी का मान ये उठा के यहां रख दो, क्या है बेटा? यू साइन थीटा बटे जी। ये हमारा उड्डयन काल का व्यंजक निकल गया। यही उड्डयन काल का अभिष्ट व्यंजक है, यहां लिखेंगे यही उड्डयन काल, यही उड्डयन काल का अभिष्ट व्यंजक है। तो इस तरीके से हमने आपके सामने उड्डयन काल का व्यंजक भी निकाल के दिखाया कि भाई उड्डयन काल का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। समझ गए बेटा? अब देखो बेटा, अब बात करेंगे अपन, ये तो आपने उड्डयन काल का निकाल लिया, अब अपन इसका क्षैतिज क्षैतिज परास निकालेंगे। क्षैतिज परास यानी क्षैतिज दिशा में चली गई कुल दूरी, है ना? इसका क्षैतिज परास का मान निकालेंगे कि भाई प्रक्षेपी गति में क्षैतिज परास का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी प्रक्षेप्य के क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। दिए गए प्रक्षेपण वेग के लिए किस प्रक्षेपण कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम होता है, चलेगा। अब हम क्षैतिज परास का व्यंजक निकालेंगे आपके सामने। ये तो उड्डयन काल का था। अब मान लो कभी या तो ये व्यंजक आएगा तो ये भी 3 या 4 नंबर का आएगा, और अब कभी वो आपको क्षैतिज परास का व्यंजक निकालने को दे दे कि भाई आप तो क्षैतिज परास का व्यंजक स्थापित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो क्षैतिज परास यानी कि क्षैतिज दिशा में चली गई कुल दूरी, बिंदु ओ से लेके बिंदु क्यू तक, बिंदु ओ से बिंदु क्यू तक की जो दूरी है, ये आपका क्षैतिज परास कहलाता है। इसको आर से दर्शाते हैं। इसकी रेंज, रेंज आर फॉर रेंज, कितनी दूरी इसने तय करी है, ये आपका क्षैतिज परास कहलाता है। इसको हम आर से दर्शाते हैं। तो आर हमें निकालना है, भाई आपका आर कितना है ना? तो भैया प्रक्षेप्य द्वारा यहाँ पे लिखेंगे बेटा, अगर आपको इसकी परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? प्रक्षेप्य द्वारा, ऐसा लिखेंगे, प्रक्षेप्य द्वारा। प्रक्षेप्य द्वारा अपने उड्डयन काल, अपने अपने उड्डयन काल, प्रक्षेप्य द्वारा अपने उड्डयन काल में चली गई दूरी, उड्डयन काल में चली गई कुल क्षैतिज क्षैतिज दूरी, दूरी भी कौन सी? क्षैतिज होना चाहिए। क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। प्रक्षेप्य द्वारा अपने उड्डयन काल में चली गई कुल क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं। इसे भैया आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर से हम इसे दर्शाते हैं। ठीक है ना बेटा? चलिएगा, देखो अब ये हमें निकालना है कि भाई क्षैतिज परास कितना होगा।
तो क्षैतिज परास हम निकालेंगे आपके सामने, मतलब ओ से लेके क्यू तक की दूरी, ओ क्यू हमें निकालना है, और ओ क्यू बराबर हमारा आर होगा। आर यानी दूरी, आर यानी दूरी, ये क्षैतिज दूरी, ये क्षैतिज दूरी है। कहने का मतलब ये है कि आर क्या है, आर आपकी क्षैतिज क्षैतिज दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है बेटा, बताओ। देखो, दूरी कहो या विस्थापन कहो, ये एक प्रकार की लंबाई होती है ना। तो देखो, तो चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। अब यह चाल की जगह हम वेग ले लेते हैं। वेग बराबर दूरी बटे समय, नीचे कुछ नहीं, ए क्रॉस गुणा करेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। वेग, वेरी नाइस, वेग गुणित समय। अब भैया मेरे, वेग आपका, अब आपका वेग जो है वो हमें यहाँ पे लेना है। हमारे पास जो वेग है वो कैसा होगा, यहाँ पे क्षैतिज वेग लेगा। यहाँ पे वेग कौन सा लेना बेटा हमें, क्षैतिज वेग। यहाँ पे आपको थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ लिख दो आप, क्षैतिज वेग तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन क्षैतिज दूरी निकाल रहे हैं। तो क्षैतिज दूरी अपन निकाल रहे हैं, तो क्षैतिज वेग लेना पड़ेगा। क्षैतिज वेग गुणित समय, क्योंकि यहाँ वेग दो तरह का है, एक ऊर्ध्वाधर वेग भी है, एक क्षैतिज वेग भी है। तो ये थोड़ा सा क्षैतिज दूरी की बात हो रही है, क्षैतिज दूरी तो क्षैतिज वेग। तो क्षैतिज वेग आपका क्या है बेटा, बोलो तो। यू कॉस, कॉस थीटा, है ना बेटा, यू कॉस थीटा, और गुणित ये आपका समय। समय का मतलब कितना समय लिया, यहां से लेके यहां तक आने में, यहां से लेके यहां तक आने में, बिंदु ओ से लेके बिंदु क्यू तक आने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, कितना लगा बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, उड्डयन काल, उड्डयन काल बोलेंगे इसको, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपका यू कॉस थीटा, और टी का मान कितना बेटा, अभी अपन ने निकाला था ना, टी का मान कितना आया था अपना, टी कैपिटल टी था यू साइन थीटा बटे जी, बटे में जी था हमारा, ठीक है ना। अब देखिएगा आप ध्यान से, ये दो, तो आर बराबर 2, यू की घात 1 और यू की घात 1, यू की घात 2, फिर हो जाएगा साइन थीटा, फिर बच गया कॉस थीटा, और इस पूरे के बटे में आ गया जी, इस पूरे के बटे में आ गया जी, है ना। अब देखिएगा, यहां पर ये जो दो है, इस दो को मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखिएगा अभी ध्यान से। यू स्क्वायर को अलग कर लिया, गुणा में, गुणा में लिख दिया मैंने 2, इस 2 को मैंने इधर ले लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी, बटे में आ गया जी। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि भैया ये तो हो गया आपका यू स्क्वायर, और यहां से इसका मान, इतने इतने का मान, 2 sin θ cos θ, 2 sin θ cos θ, इसका मान होता है sin 2θ। इस पूरे का मान, इस पूरे का मान टिग्नोमेट्री में, टिग्नोमेट्री में 2 sin θ cos θ इज इक्वल sin 2θ, और नीचे जी का जी, ये हमारा व्यंजक निकल आया। यही अभिष्ट व्यंजक है ना। क्षैतिज परास का यही अभिष्ट व्यंजक है, यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे क्षैतिज परास आर का यही अभिष्ट व्यंजक है। अब भैया इसमें एक बात और पूछी गई थी कि अधिकतम,
अधिकतम क्षैतिज परास कैसे ज्ञात किया जाए? अधिकतम यानी मैक्सिमम, आपको अधिक से अधिक दूरी तक, जैसे जो लोग भाला फेंकते हैं या गोला फेंकते हैं, जो कंपटीशन होता है ना, जो जो स्पोर्ट्स में होते हैं, वो भाला फेंक प्रतियोगिता, गोला फेंक प्रतियोगिता में जिसका जितना ज्यादा दूरी पर जाके भाला गिरेगा, जो जितनी ज्यादा दूरी तक फेंकेगा वो जीतेगा। तो उसका क्षैतिज परास नापा जाता है कि क्षैतिज परास किसका ज्यादा है, किसने ज्यादा दूरी तक भाले को फेंका या गोले को फेंका। तो आर मैक्सिमम निकालना है कि आर अधिकतम किसका होगा, आर मैक्सिमम कब होगा। आर मैक्सिमम निकालने के लिए क्या क्या होगा भैया, देखिएगा। आर मैक्सिमम मतलब आपने जो वस्तु को फेंका है, आपने जो वस्तु यहां से फेंकी है ना, उसको कितने डिग्री के कोण से फेंकी है। आपने थीटा कोण बना के फेंका, मगर थीटा मतलब कितने डिग्री का, 40 डिग्री का के 60 डिग्री का के 45 डिग्री का के 90 डिग्री का। बोलो अब कितने डिग्री का फेंका, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी तक जाएगा। तो अब यहां पे हम बात करेंगे इस सूत्र में, साइन 2 थीटा लिखा हुआ आपके सामने, साइन 2 थीटा। तो साइन की टेबल आपको याद होगी कि साइन का मान जीरो से चालू होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, आखिरी में 1 आता है। सही बात है क्या? भूल गई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। अरे बेटा, अब गणित तो हर जगह लगती है ना। है? में भी रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, मैं हूं ना, डोंट वरी। अपन मैं करा दूंगा, अपन को जहां जरूरत पड़ेगी, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो चीज अपन याद कर लेंगे। नहीं नहीं, इसमें जिसकी जरूरत है वो याद करना बेटा अपने को, इसमें जिसकी जरूरत है वो याद करेंगे, है ना। हाँ, तो इसमें साइन थीटा की जरूरत है, अपन साइन थीटा देख लेते ना। तो देखो इसमें ये तो 0 डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है, ये 45 डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान होता है, और ये 90 डिग्री का मान होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये तो 0 है, ये आधा है, ये उससे भी छोटा है, ये छोटा है, ये बढ़ते क्रम में 0, आधा, आधे से ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा आखिरी में सबसे ज्यादा कितना है, 1। यानी इस पूरे का मान 1 होना चाहिए। साइन 2 थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए, साइन 2 थीटा बराबर होना चाहिए 1। और साइन थीटा कब 1 होगा, जब थीटा कितने होगा, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। साइन 90 का मान 1 होता है। अब दो थीटा बराबर 90, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हुआ, 2 गुणा में बटे में चला गया, 2 से काटो, 2 चौका 8, इसको दिया 2 पंजे 10, तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना रख देंगे, 45 डिग्री। दो थीटा 45 हो गया, और ये जी हो गया, आर मैक्सिमम, है ना, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन 45 × 90, और जी और यू स्क्वायर साइन 90 का मान 1 होता है, बटे जी बराबर यू स्क्वायर बटे जी, आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम का हमने निकाल लिया कि भैया आर मैक्सिमम का सूत्र होगा आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी। मतलब जो आपने भाला फेंका है वो आपको 45 डिग्री के कोण से अगर आप फेंकेंगे, 45 डिग्री का कोण बना के फेंकेंगे धरती से इस क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बना के अगर आप फेंकते हैं, तो आपका भाला वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, अधिक से अधिक दूरी तक जाएगा, और आपके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये आपका जो था वो मैंने निकाला, मैक्सिमम रेंज, आर फॉर रेंज, अधिकतम परास। अधिकतम परास का यही अभिष्ट व्यंजक है जो हमने आपको निकाल के बताया है, और ये परीक्षा में आने के चांस है इसके।